हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आज हम बायोलॉजी के क्रम में कोशिका विज्ञान को पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि जंतुओं में कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके क्या कार्य हैं, यह सब कुछ हम जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको जीवन की उत्पत्ति तथा बैक्टीरिया के बारे में विशेष जानकारी दी है। अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकॉन पर क्लिक करिए जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक कोशिका की तरफ। तो कोशिका जीवन की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, यह हम सभी जानते हैं। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका एक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, परंतु रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया वह मृत कोशिका थी। पहले के पेपर में यह पूछा जाता था कि कोशिका की खोज किसने की, तो सबको ही जानता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। परंतु अब हाईटेक हो गया है, एग्जामिनर और बेटर सोचने लगा है, तो वह यह पूछता है कि जीवित सेल की खोज किसने की और मृत सेल की खोज किसने की। तो मृत सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की तथा एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित सेल की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कर्क के बोतल मतलब एक बॉटल था, उस पे जमी एक कर्क थी, उसमें देखकर उन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम कोशिका नहीं रखा, इन्होंने इसका नाम सेलुला रखा। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आ स्मॉल कंपार्टमेंट या एक छोटा सा कमरा। इन्होंने बताया कि कोशिका एक छोटे से कमरे के आकार की होती है। इन्होंने यह भी पूछ लेता है कि एक बात इसके बारे में हम आपको और बता देते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की थी वह उनकी खुद की माइक्रोस्कोप थी, वह सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक की खुद की थी। पहली बात इन्होंने बताई कि कोशिका होती है लेकिन वह कोशिका मृत थी। दूसरी, इन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से इसकी खोज की। तो इन्होंने कहाँ पर कोशिका की खोज की, तो इन्होंने कर्क में या वृक्ष की छाल में देखकर कोशिका की खोज की। कोशिका के बारे में इन्होंने बहुत से बातें बताई। यह भी पूछ लेता है कि कोशिका की खोज किसने की। अभी हमने आपको बताया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, पर जीवित सेल की खोज किसने की, तो जीवित सेल की एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। मृत सेल की खोज किसने की, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत सेल की खोज की। ल्यूवेनहॉक ने जीवित सेल की खोज तो की, परंतु इन्होंने भी कोशिका को कोशिका नाम नहीं दिया, इन्होंने इसको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। एनिमल क्यूल्स, इन्होंने भी इसे कोशिका नहीं कहा। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। सेल सेलुला से मिलकर बना हुआ है, यह भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कोशिका जो है सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में पाई जाने वाली कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। इसे हम दूसरा नाम पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा को ही पादप जगत का बहरूपिया या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 0.1 माइक्रोन टू 0.5 माइक्रोन होती है पीपीएलओ की। दूसरा यह पूछ लेता है कि सबसे बड़ी या भारी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका या हर कोई जानता है सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे भारी कोशिका होती है। इसकी कुल लंबाई 117 गुणे 130 mm है। व्यर्थ अप्रॉक्स 1400 ग्राम होता है इसका। एक क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस जानवर की आंख दिमाग से भी बड़ी होती है,
तो शुतुरमुर्ग की आँख जो होती है वह दिमाग से भी बड़ी होती है। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो स्पर्म। स्पर्म जो होती है वो मानव शरीर मैन में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। दूसरा, सेरिबलम ग्रेन्यूल्स सेल जो होता है, सेरिबलम जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है उसके जो ग्रेन्यूल्स सेल होते हैं वह सबसे छोटी कोशिका होती है। स्पर्म जो होती है वो ह्यूमन में मैन में होती है, मेल में होती है। और वैसे पूरी मानव जाति को ले लें तो सेरिबलम ग्रेन्यूल्स सेल सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु की होती है, ओवम की होती है। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछ ले तो तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन की कोशिका सबसे लंबी होती है, जिसकी कुल लेंथ होती है 1 मीटर या फिर उसको हम 3 फीट कह सकते हैं। अब आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कोशिका क्या है, तो क्या लिखेंगे? कोशिका अनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे पहली बात और ज़रूरी बात। परंतु कोशिका का निर्माण न्यूक्लियस से नहीं होता है। केंद्रक ही वह स्थान है जहाँ हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए मौजूद होता है। इसमें डीएनए होता है। किसी भी डीएनए को बनने के लिए, किसी भी क्रोमोसोम के बनने के लिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यह सभी जानते हैं। अगर पूछ लिया गया कि इसे संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो हमारे शरीर को यह आकार प्रदान करता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। अगर पूछ लिया गया इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, तो यह शरीर के सभी कार्यों को करने में मदद करता है। यह सभी कार्य कोशिका स्तर पर ही होते हैं, इसलिए इसे शरीर का फंक्शनल यूनिट या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोशिका ही वह भाग है जहाँ रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, सिंथेसिस, एक्सक्रीशन, ऊर्जा उत्पादन आदि सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में तो कर दिया, परंतु रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, कोशिका केंद्रक कोशिका या एक सजीव के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कोशिका ही वह भाग है जहाँ रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अभी हमने आपको बताया कोशिका केंद्रक के आधार पर 2 भाग में बांटी गई। जब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, तो उसके आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात प्रिमिटिव टाइप कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस तो होता है, ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, परंतु वह प्रिमिटिव टाइप का होता है, अविकसित होता है। जैसे प्रो और कैरियंस को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें तो यह एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड को हम बड़े ही आसानी से 2 भागों में बांट सकते हैं। अभी ऊपर हमने देखा सेलुला, सेलुला का अर्थ था आ स्मॉल कंपार्टमेंट, जिससे सेल का निर्माण हुआ, सेल की खोज हुई, जिसके नाम पर सेल पड़ा। वह एक लैटिन भाषा का शब्द था, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते थे, परंतु ग्रीक भाषा के शब्द को हम 2 पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो अर्थात प्रिमिटिव यानी पुरानी, और कैरियोटिक यानी कैरियंस यानी न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसी कोशिका जो अविकसित हो, जो पुरानी कोशिका हो। यूकैरियोटिक, यू यानी वेल डेवलप्ड और कैरियंस यानी न्यूक्लियस, ऐसी कोशिका जो वेल डेवलप्ड प्रकार की पाई जाती हो, जो पूर्ण विकसित कोशिका पाई जाती हो, वह यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखी जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, हरित लवक, यह सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। गुणसूत्र केवल एक ही पाया जाता है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह एक ही होता है। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन जीवों में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है।
बाकी सभी जीवों में एक्चुअल न्यूक्लियस अर्थात यूकैरियोटिक प्रेजेंट होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में वह अनिवार्य शर्तें प्रेजेंट नहीं होती हैं जो किसी केंद्रक के निर्माण के लिए जरूरी होती हैं। वह अनिवार्य शर्तें कौन कौन सी हैं जो किसी केंद्रक के निर्माण में जरूरी होती हैं? वह है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियोप्लाज्म। यह 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी केंद्रक के निर्माण में जरूरी होती हैं। यह एक कोशिका का एक सिंपल एक न्यूक्लियस का फिगर है। इसमें यह दिखाया गया कि वह 4 चीज़ें, ऊपर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, दूसरा डबल मेम्ब्रेन, तीसरा डबल मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन धागे भी इसे कहते हैं। चौथा है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। यह 4 चीज़ें एक कोशिका के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। परंतु जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। परंतु जो आप देख रहे हैं क्रोमैटिन नेटवर्क में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, यह उपस्थित होता है, यह डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे केंद्रक का नाम दे दिया गया, न्यूक्लियोलस का नाम दे दिया गया। हिस्टोन प्रोटीन क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में डीएनए मौजूद होता है पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह मैं बार बार आपको बता रही हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम यह जानेंगे कि सबसे पहला जो हमारा दिया है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता क्या है? केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण, जिसे हम निर्माण कहते हैं, साइंस भाषा में निर्माण को संश्लेषण कहा जाता है, वह इस न्यूक्लियोलस में ही होता है। आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियोलस में होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मनुष्य में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है बल्कि कुछ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। आरएनए जो है वह मनुष्य में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता। मनुष्य में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है, पर ऐसा नहीं है कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है ही नहीं। कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। हमारे अंदर आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है अमीनो एसिड के माध्यम से। आरएनए के माध्यम से अमीनो एसिड का निर्माण होता है और उससे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये न्यूक्लियोलस का काम होता है। दूसरा आप देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन को ही केंद्रक झिल्ली कहा जाता है हिंदी में। केंद्रक झिल्ली केंद्रक के समस्त पदार्थों को सुरक्षित रखती है। जो चीज़ें केंद्रक में पाई जाती हैं वह इधर उधर बिखर न जाए, पूरे बॉडी में फैल न जाए, उसको सुरक्षित रखने का कार्य केंद्रक झिल्ली करती है। कोशिका द्रव्य के भाग केंद्रक द्रव्य को निश्चित सीमा में बांध देती हैं, आनुवंशिक पदार्थों को सुरक्षित रखती हैं। पादप कोशिकाओं में या केंद्रक झिल्ली पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिका होती है। लगभग सारी चीज़ें सेम होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अभी इसके बारे में हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डिफरेंस आपको बताएंगे। कोशिका भित्ति जो होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। दूसरा हमारा आता है क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन नेटवर्क, जिसे हम क्रोमैटिन धागे कहते हैं। अब यह क्रोमैटिन धागे क्या है? क्रोमैटिन धागे हमने आपको पहले ही बता दिया क्या एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र सेल डिवीजन के समय बनाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करे उसे हेरिडिटरी मटेरियल या मतलब जैसे एक पीढ़ी के कैरेक्टर को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करे उसे हेरिडिटरी मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे माता पिता के लक्षण को उनके बच्चों में ले जाने का कार्य जो है वो डीएनए करता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का संश्लेषण करता है या आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। यह भी जान लीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वह डीएनए का संश्लेषण करता है, निर्माण करता है, परंतु यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए क्या है?
न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। अभी हमने आपको बताया डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फास्फेट, पोटो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। इन 3 चीज़ों से डीएनए का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे हमारा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? केंद्रक द्रव्य से कहते हैं। केंद्रक द्रव्य वास्तव में जीव द्रव्य होता है। किसी भी केंद्रक के अंदर भरा हुआ लिक्विड पार्ट ही प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटो यानी प्रथम यानी प्रिमिटिव, अभी वही जो हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा, और प्लाज्म का मतलब होता है अवस्था। जीव द्रव्य किसी सेल के निर्माण की भौतिक आधारशिला है, जिसे फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहते हैं। पदार्थ की पहली अवस्था ही प्रोटोप्लाज्म कहलाती है, परंतु यह निर्जीव प्रोटोप्लाज्म से ही सारी प्रक्रिया होती है। प्रोटोप्लाज्म कोशिका में 2 रूप में पाए जाते हैं, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हमने आपको बताया न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वह वास्तव में जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है। तो कोशिका में इसी के दोनों पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। जो पूरे सेल के अंदर भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो केवल न्यूक्लियस में भरा होता है, जैसे इस न्यूक्लियस में जो भरा है इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अगर यह पूरे सेल में भरा होता तो इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या केवल न्यूक्लियस में ही भरा इसलिए इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और देखते हैं कोशिका के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें। कुछ कोशिका ऐसी होती हैं जो अपना आकार हमेशा बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एक जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। परंतु कुछ कोशिका ऐसी भी हैं जो कभी अपना आकार नहीं बदलती, जैसे तंत्रिका कोशिका, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, वह कभी भी अपना आकार नहीं बदलती है। अब देखेंगे एनिमल एंड प्लांट दोनों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, परंतु दोनों की कोशिकाओं में कुछ अंतर होता है। या एक आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। प्लांट सेल में अभी हमने आपको बताया सबसे बड़ा डिफरेंट जो होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब हम आपको एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, या एक एनिमल सेल है, देख लीजिए। अब हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी आपको करवाते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अभी हमने आपको बताया पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है, परंतु जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप कोशिकाएं जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, परंतु जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या दूसरों पर डिपेंड होते हैं। पादप कोशिका प्रायः बड़े होते हैं आकार में, परंतु जंतु कोशिका जो होती है वो छोटी होती है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर था। या एक जंतु कोशिका है जिसे आप देख रहे हैं, एक साथ हम आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। यह एक जंतु कोशिका है और यह एक पादप कोशिका, सॉरी यह एक मिनट, यह जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रियोसोम, लाइसोसोम या इसके पार्ट हैं। एक मिनट गाइस, सॉरी वो हो गया था, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया था। और एनिमल सेल में देखिए आप, एनिमल सेल में भी सेम वही चीज़ें पाई जाती हैं, बस इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जैसा अभी हमने आपको बताया हरित लवक नहीं पाया जाता है या प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तथा आकार में छोटे होते हैं। अब उसके पहले हमने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका बताई थी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है यह जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में प्रायः छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका आकार में प्रायः बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम प्रायः एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम एक से अधिक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कई अंग ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसमें लगभग सभी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होती है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होती है।
फिर है वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते हैं, जबकि इसमें केंद्रक युक्त झिल्ली युक्त अंग होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? कोशिका का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। उन्होंने कोशिका को पतली कार्क के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से देखकर किया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं? तो विस्तरण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर आते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो एंथ्रोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या है? एक कोशिका जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाहर पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कोशिका झिल्ली पुनः अपने रूप में अवस्था में आ जाती है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पाता है। इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। प्रासरण क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होती है तो उसे प्रासरण कहते हैं। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ऊपर हमने आपको बता दिया था। जीव द्रव्य संकुचन किसे कहते हैं? जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। DNA का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम है। ATP क्या है? ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यह एक प्रकार का कोशिका का ऊर्जा है। यह एक प्रकार के कोशिका का अंग है या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जो ऊर्जा बनाने के कार्य में आता है। ATP द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका के किस अंग में आनुवांशिक गुण होते हैं? तो कोशिका के क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं। ऐसे दो अंगों का नाम बताइए जिसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्लास्टिड पौधों में आनुवांशिक पदार्थ को रखते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? कोशिका अपचय के बेदान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत्यु हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम का दूसरा नाम आत्मघाती थैली है। सुसाइडल बैग इसे कहते हैं, यह याद रखिएगा। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है ATP कहाँ पाया जाता है? तो ATP माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ATP का पूरा नाम क्या है? तो ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? तो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी अभी हमने आपको ऊपर बता दिया था। यह सब प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका के प्रत्येक जीव कोशिका से ही बने होते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका की मूलभूत संरचना और कार्य करने की क्षमता जो होती है वो सभी जीवों का गुण है। इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग लगातार विशिष्ट कार्य करते हैं जिससे सजीव का जीवन चलता है। अतः कोशिका को शरीर की जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कुछ कोशिकांग को कोशिका का बिजली का घर कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बिजली का घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। विसरण की प्रक्रिया अभी हमने आपको ऊपर बता दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। कल के वीडियो में हम आपको सेल थ्योरी के बारे में बताएंगे। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इसको किसने दिया? स्लाइडन तथा स्वॉन कौन थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा? इसके पहले की वीडियो में हमने आपको पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए तथा बेल आइकन पर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसे आपको हमारे सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा जिससे आपको हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रश्न दिए हुए हैं, उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। धन्यवाद।